कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप, मेहमान बने हुए हमारे साथ। मैं सौरभ आपके साथ, और 102 सीटों पर आज वोट पड़ रहा है और कुल 16.5 करोड़ के करीब वोटर्स आज वोट डालेंगे और वोटिंग परसेंटेज अच्छी चल रही है। मैंने आपको लगातार बताया, हमने ब्रेक से पहले यूपी की बात की थी, खासतौर पर आज वेस्टर्न यूपी में इलेक्शन है और ये जो इलाका है ये हॉटली कंटेस्टेड इलाका है। बसपा भी यहाँ पर अच्छे उम्मीदवार दे चुकी है, तो चुनाव इस वक्त जो है आप कह सकते हैं कि बड़ा शिद्दत का चुनाव इस वक्त चल रहा है। ग्राउंड पर मुद्दे क्या हैं? कुछ लोगों के लिए मोदी मुद्दा है, कुछ लोगों के लिए महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन उम्मीद भी मोदी से कि करेगा तो मोदी, लेकिन कुछ लोगों की नाराजगी भी है तो वो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। तो माहौल जो जमीन पर है वो आपको बताने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। रामपुर में आपको लेकर चलना चाहता हूं। अभय पराशर रामपुर में इस वक्त हमारे साथ हैं। आजम खान बड़े नाराज थे चुनाव से पहले अखिलेश यादव से, और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि भाई मेरा इस चुनाव में कहीं कोई हाथ नहीं रहेगा, इस बार हमारे लोग जो है प्रचार भी नहीं करेंगे, और फिर उनके नजदीकी भी खड़े हो गए थे। बहरहाल रामपुर में क्या हो रहा है? अभय, कैसा चुनाव चल रहा है? अभय, चाहता हूं और अभय के पास दोबारा जाते हैं हम। समीर जी, क्या रिपोर्ट है अभी तक? देखिए, आज 102 सीटों पर मतदान पड़ रहा है और पूरे देश से जो खबर आ रही है वो यही कि सिर्फ मोदी के नाम पर है। अच्छा, पक्ष भी मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है और विपक्ष भी मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है। मोदी के नाम पर ही पूरा चुनाव रहा। सिर्फ आप 102 सीटें में आप देखेंगे तो सिर्फ ऐसे नहीं कि नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी आज वोटिंग हो रही है, विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की। मणिपुर जैसे राज्य में के अंदर जहां पर इतना बवाल मचा हुआ था, वहां पर भी इनर मणिपुर के अंदर मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इनर मणिपुर की सीट जीतने जा रही है। सिक्किम और अरुणाचल की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा है। और जो अभी आप सुबह बात हो रही थी कि हवा की चल रही है, तो हवा नहीं है, आंधी चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की। सुनामी है जो अभी दिख नहीं रही है। 4 जून को जब परिणाम आएंगे, और दिख भी नहीं रही है, अंडर करंट है ना, अभी आज वोटिंग हो रही है, इसका असर 4 जून को दिखेगा जब रिजल्ट आएगा। नीचे बिल्कुल, और अभी तो वोटिंग हो रही है। 4 जून को जब काउंटिंग होगी तब ये सुनामी बताएगी कि प्रधानमंत्री के नाम पे किस तरीके से वो जो वोट पड़ रहे हैं। आप देखिए 2019 में जो वोटिंग हुई थी उसमें 49 सीट्स इंडिया को मिली थी और 45 के करीब इंडिया गठबंधन को मिली थी इन्हीं सीटों के ऊपर, 102 सीटों के ऊपर। इस बार 70 सीटें इंडिया की तरफ जा रही है, जबकि उस समय जयंत चौधरी नहीं था, तो जयंत चौधरी भी इसके अंदर आ गए हैं। बिहार के अंदर नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आप कहीं भी सीट देख लीजिए, कहीं ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे लग रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी में मोदी के नाम पे वोट हो रहा है और पूरा चुनाव मोदी के नाम पर हो रहा है। ये आप देखिए। और ऑपोजिशन की जहां तक अगर बात करें, उन्होंने तो जैसे इसको कयामत का इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। वे आखिरी मौका है देश बचाने का, संविधान बचाने का, इस मौके से चूक ना जाना, अंतिम मौका है लोकतंत्र की रक्षा करने का। मतलब सारे और कोई मुद्दा इस वक्त नहीं रह गया। मुद्दा केवल एक है, भाई मोदी को रोकने का एक ही तरीका है, आज जाकर के वोट डालो, और इस बार मोदी नहीं रोका तो जाने क्या कर देगा आकर के। देखिए, असली जिसको कहते हैं ना कि सबसे बड़ी गड़बड़ उन्होंने वहीं कर दी जब इस चुनाव के मुद्दे तय करने थे, जब इस चुनाव का सबसे बड़ा आधार तय करना था, तो उन्होंने मोदी को तय कर दिया। नरेंद्र मोदी की अपनी ताकत क्या है? जब वो मुद्दा हो गए तो फिर उनके इर्द गिर्द कोई भी बात, कोई भी मुद्दा, कोई भी कैंपेन वो बहुत छोटी हो जाती है, बहुत हल्की दिखने लगती है। और एक बात और समझिए, भारत के लोग बार बार कहते हैं ना कि यहाँ के नेता थोड़ा वीआईपी से, उस सिंड्रोम से बाहर कब आएंगे, यहाँ के नेता कब विदेशों की तरह होगा कि आप चुनाव लड़े, एक बार 2 बार चुनाव जीते और उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ में लग गए। यहां तो मुश्किल यह है कि एक घर परिवार में कोई सांसद विधायक हुआ तो उसकी कई पीढ़ी उसको मान लेती है कि हमारा ये दावा हो गया। इस राजनीति में बदलाव इस वक्त होता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी भले आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दिख रहे हैं, लेकिन देश में आपको नए नए लोग दिख रहे हैं, नए तरह की राजनीति दिख रही है। उस नए तरह की राजनीति से वही पुरानी वाली राजनीति लड़ रही है। इस नए तरह की जो ईवीएम वीवीपैट वाली व्यवस्था है, उसमें बैलेट पेपर वाली मानसिकता वाली व्यवस्था लड़ रही है। इस नए समय में जो हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, स्टार्टअप, इसकी वाली जो व्यवस्था है, इससे वही पुरानी वाली नौकरी किया 9 से 5, 10 से 5 और पेंशन वाली व्यवस्था लड़ रही है। ये चुनाव हो रहा है। अब इस चुनाव में जिस तेजी से युवा मतदाता बढ़ा है, जिस कहें कि संख्या में भारत के लोगों का एक्सपोजर दुनिया के साथ हुआ है, उसमें चुनाव नतीजे उस तरफ जाते दिख रहे हैं। और बार बार उसको कहते हैं कि ना ये तो ईवीएम हैक हो जा रही है। डेमोक्रेसी खतरे में आ जा रही है, लोकतंत्र खतरे में आ जा रहा है। और उससे और बढ़िया वो कम्युनिस्ट बड़ा अच्छा बनाते हैं, गवर्नमेंट बिक गई है।
तो गवर्नमेंट बिक गई हो जाता है। तो जनता कहती है भैया जब तुम ऐसे करोगे तो हम उसका जवाब लोकतंत्र से देंगे। अच्छा देखिए, और इलेक्शन जो है आज में बहुत सारे राज्य तो वो है जहां भारतीय जनता पार्टी लगभग 100% स्ट्राइक रेट पिछली बार जो है अचीव कर चुकी है। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो मतलब उनके लिए काम आप पहली नजर में बड़ा मुश्किल भी लगता है, लेकिन फिर ये दिखाई देता है कि भाई 2 चुनाव में लगातार ऐसा हुआ है तो तीसरे में क्यों नहीं हो सकता है। अब जैसे मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ राजस्थान, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, नागौर, इन तमाम सीटों पर जो है वोटिंग इस वक्त वहां चल रही है। 25 की 25 सीटें एनडीए के पास थी पिछले इलेक्शन में। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जुड़े हुए हमारे साथ। मनीष, आपको देंगे अपनी रिपोर्ट। बताइए जमीन पर क्या बातें सुनने को मिली मनीष? देखिए बिल्कुल, जिन सीटों पे पहले फेज में जो यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें 2-3 सीटें ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए चैलेंजिंग बहुत है। जैसे चूरू है, नागौर है, दौसा है। तीनों के समीकरण में बताऊं, नागौर में जो है वो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्योति मिर्धा कहीं ना कहीं चुनाव जीत जाएंगी, भले ही 2 बार वो चुनाव हार चुकी हैं। क्योंकि हनुमान बेनीवाल के लिए एक परसेप्शन नागौर में ये बन गया है कि कहीं ना कहीं वो पहले एनडीए के साथ गठबंधन कर दिया, इस बार इंडी गठबंधन की नाव पर सवार है। दूसरी बात बड़ी ये है कि कहीं ना कहीं जो दलित जो वोट है वहां पर जो सबसे ज्यादा, यानी पहले सेकंड लार्जेस्ट वहां पर कम्युनिटी है, तो वो मानती है कि इस बार कहीं ना कहीं जब सांसद थे हनुमान बेनीवाल और उसके बाद दलितों के ऊपर जब अत्याचार हुए तो कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ, और जब वहां पर रावण आए तो उनके हाथ से गिलास का पानी भी नहीं लिया। इस तरीके का मैसेज वहां पर सर्कुलेट हुआ है। और दूसरी बात यह कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो लीडर है, जो नेता है, वो चाहते नहीं है कि हनुमान बेनीवाल को वो वोट दे और इस तरीके का वहां गठबंधन सक्सेसफुल हो। तो मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा के फेवर में जाएगा। दौसा में इसलिए कांटे की टक्कर मान रहा हूं कि मीणा गुर्जर, ये जो है 2 ऐसे फैक्टर हैं जो कि राजस्थान के यानी पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर हैं, और इसी के बदौलत ही आप देखिए सचिन पायलट की राजनीति है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। मुरारी लाल मीणा जो कैंडिडेट है वो सचिन पायलट के सिलेक्टेड किए हुए कैंडिडेट हैं, और गुर्जर मीणा कॉम्बिनेशन से ही कहीं ना कहीं सचिन पायलट वहां पर बहुत ज्यादा आगे बढ़े। तो मुरारी लाल मीणा की जितनी भी सभाएं हुई हैं वहां पर सचिन पायलट ये कहते हुए नजर आए कि आप ये समझिए कि आप मुरारी लाल मीणा नहीं, सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं मान रहा हूं कि ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज की सीट है कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया, गुर्जर मीणा, किरोड़ी लाल मीणा है उनको। मैं एक्चुअली यही आप लोगों से समझना चाह रहा हूं, आज लोग नाम क्या ले रहे हैं? लोग अपने उम्मीदवार का नाम ले रहे हैं कि मेरा एक ये कैंडिडेट बढ़िया, पार्टी का जिक्र कर रहे हैं कि नहीं ये पार्टी नहीं, ये पार्टी हमको चाहिए। मोदी का नाम ले रहे हैं, कोई राहुल का नाम ले रहा है, यूपी में अखिलेश का नाम ले रहा है। उससे हमको बेटर सेंस मिल पाएगी। अभय पराशर के पास जा रहा हूं। मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो जरा मुझे बताइएगा, क्या आपको नाम सुनने को मिले आज लोगों की ज़बानी? देखिए बिल्कुल सौरभ, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगातार धूप में भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और रामपुर की अगर बात करें तो यहां पर जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है जो वोट डालकर निकल रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर ये तमाम लोग जो हैं वो वोट डालने जा रहे हैं, विकास और रोजगार। क्योंकि इंडस्ट्रीज का एक मुद्दा जो है वो यहां पर लोग बहुत ज्यादा अहम बता रहे हैं कि यहां पर जो लघु उद्योग था जिसके नाम से रामपुर जाना जाता था, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, उनको लेकर लोगों का यह कहना है कि वो लोग चाहते हैं कि इस बार जो भी जिसको वो जिताएंगे यहां पर रामपुर के अंदर कहीं ना कहीं रोजगार आए। बहुत सारे लोग हैं जो वोट डालने के बाद बाहर निकले हैं, वोटर्स हैं, उनसे सीधा बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र जोशी। रमेश जी, वोट डाल दिया है आपने, और रामपुर में क्या मुद्दे हैं जिनको सोचकर आप लोग वोट डाल रहे हैं? रामपुर में विकास तो हो ही रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, पहले से काफी विकास हो रहा है। पहले से विकास हो रहा है, इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है। देखिए बिल्कुल सीधा सीधा जो है जवाब दे रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम क्या नाम है आपका? मिसेस अंजलि गोयल। अंजलि जी, वोट डाल दिया आपने, रामपुर को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं रामपुर के? रामपुर का मेन मुद्दा तो मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए रामपुर में, और विकास तो खैर हो रहा है रामपुर में, ऐसी बात नहीं है, और अब तो काफ़ी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं। बस यही है, मेडिकल और एजुकेशन मेन जो रामपुर का मुद्दा है। मेडिकल और एजुकेशन और रोजगार। और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? ललित अग्रवाल। वोट डाल दिया आपने? जी डाल दिया। क्या है रामपुर के मुद्दे, क्या सोच रहे हैं अपने आने वाले सांसद से, क्या होना चाहिए? बच्चों के आगे की भविष्य की सुरक्षा है, उनकी रोजगार के लिए ये फैक्ट्री लगनी चाहिए, यहाँ पे उद्योग लगना चाहिए, ये चीज़ें। बाकी मेडिकल वो तो है ही, एजुकेशन उसकी शिकायतें हैं। क्या लगता है इनको, अबे कौन करेगा ये मेडिकल सुविधा की? कहीं ना कहीं लोग एक बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, इनको क्या लगता है कौन देगा ये? क्या लग रहा है आपको, जो आप सुविधाओं की बात कर रहे हैं, मेडिकल सुविधा कौन दे सकता है ये? अभी व्यवस्था बनाए, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, उस तरीके से व्यवस्था करें सरकारी स्तर पे। आपको किससे उम्मीद है, क्या लग रहा है कि चाहे जिस मेडिकल सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं,
किससे उम्मीद है, किस कैंडिडेट से उम्मीद है, या क्या माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो देखो सब अच्छा ही हो रहा है, आगे और जब काउंटिंग होगी तो पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल विकास तो काफी हो रहा है रामपुर में, ऐसी बात नहीं है। घर घर मोदी मोदी ही आएंगे। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर तो सीधा जो फैक्टर है वो काफी लोग सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। और भी रामपुर में तो फिर भी समझ में आ रहा है सरोज जी, नागपुर में जहाँ नितिन गडकरी इतने हेवीवेट चुनाव लड़ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रहे, अभी उप मुख्यमंत्री है, वो नागपुर से आते हैं। देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी जब प्रचार करने गए तो जनता उनसे कहती है कि तो आप जाइए, हम मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। उन्होंने पूछा नहीं कि आपने क्षेत्र में काम किया। देवेंद्र फडणवीस गिनाने लगे कि उन्होंने क्या क्या नागपुर में किया, बोले कुछ गिनाने की जरूरत नहीं, हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं, आप जाइए। मतलब उस क्षेत्र में अगर मोदी का इतना है कि जहां इतने दो बड़े नेता है जो अपने काम पे वोट मांगना चाहते हैं, वहां जनता कह रही है कि हम मोदी के नाम पे वोट देंगे। पूरा देश मोदीमय हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ सरोज जी, सारे वोट मोदी के नाम पे पड़ रहे हैं। जनता जानती है कि जो काम हुआ है वो मोदी की बदौलत हुआ है, और जो काम होना बाकी है 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो वो काम तय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरा पहला कार्यकाल था वो यूपीए के सरकार के गड्ढे भरने में गया, दूसरा कार्यकाल था उसमें विकसित भारत, उसमें भारत की नींव रखी, और तीसरा कार्यकाल है वो 2047 के लिए विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चलूंगा। तीसरे कार्यकाल में मैं कई बड़े निर्णय लेने वाला हूं। देश की जनता जानती है कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो परफॉर्म किया है, अगले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी उससे और ज्यादा देश को देने वाले हैं। और उसी उम्मीद से देश की जनता, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 360 और एनडीए को 404, उसी पे जनता मोहर लगाने जा रही है। और अब देखिए मोदी जी हर रैली में कहते हैं अब की बार, तो जनता खुद कहती है 400 पार। इस बार ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी 350 वोट सीटें लेने जा रही है। का आपने जिक्र किया था, वहां मनीष हमारे सहयोगी, नागपुर में राजेश, माफ कीजिएगा, राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश बताइए, मुद्दा क्या है? मुद्दा मोदी है या कुछ और? देखिए, नागपुर है और नितिन गडकरी यहां से आते हैं, और जितनी बातें पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हुई है देश में, शायद इसके पहले कभी हुई होंगी। यही वजह है कि यहां का जो वोटर है उसे लेकर काफी संजीदा है, उसे लेकर काफी वो सोचता है, और उसे लेकर ही वो पोलिंग बूथ में पहुंच रहा है। नागपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हुआ है, नागपुर के आसपास, नागपुर से मुंबई को जोड़ना हो, तो इन सब बातों को लेकर यहां पर वोटर पहुंच रहा है। और मैं एक बात बता दूं कि यहां जो वोटर पहुंच रहा है, जो बीजेपी के पक्ष में है, जो मोदी को लाना चाहता है, वो नाम गडकरी, नितिन गडकरी का भी ये जरूर ले रहा है। यहां पे देश के दूसरे हिस्सों में सिर्फ मोदी के नाम पे वोट जरूर पड़ रहा है सौरभ, लेकिन अगर नागपुर की बात करें तो यहां मोदी और नितिन गडकरी दोनों के नाम पर वोट पड़ रहा है। वहीं कई ऐसे वोटर्स मिले, मुस्लिम वोटर्स मिले, उनसे मैंने जानने की कोशिश की तो वो नितिन गडकरी को वोट देंगे। हमने ये जानने की कोशिश की कि बीजेपी के बारे में ऐसा प्रचार किया जाता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन उनका साफ कहना था कि यहां पर नितिन गडकरी ने जैसे उनका ख्याल रखा है, इस वजह से वो उन्हें वोट कर रहे हैं। हाँ, कई ऐसे वोटर्स मिले जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, बेरोजगारी की बात की, साथ ही महंगाई की बात की, लेकिन उन्हें भी उम्मीद जो है वो मोदी से ही दिखती है कि आखिर देश को अगर आगे ले जाएंगे तो वही ले जाएंगे। और यहाँ का शहरी इलाका है, राजस्थान से सुनने को मिली। अब इधर आपको बिहार लेकर के चलता हूं। बिहार में हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नीतीश बताइएगा जरा, क्या नाम चल रहा है बिहार में? बात कर रहे हैं लोगों से आप। देखिए, लोगों से बातचीत से एक बात बिल्कुल साफ समझ में आती है कि लोग जो है सिर्फ ऊपर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं दिल्ली देख रहे हैं, मोदी को देख रहे हैं। स्थानीय उम्मीदवारों से यदि थोड़ी उनको नाराजगी भी है तो एक तरह की छूट देते दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अभी देश की बात हो रही है, हमें मोदी को फिर से बनाना है। तो एक भरोसा, एक विश्वास जो रहा है वो साफ तौर पर दिखता है, और एक उम्मीद भी है कि आगे और बेहतर होगा। लेकिन बिहार में क्या है कि जातीय समीकरणों की भी बड़ी भूमिका कही जाती है, लेकिन उस मोर्चे पर भी जो किलेबंदी है एनडीए की, आप यदि उसको देखें तो वो मजबूत एक जोड़ नजर आता है। जैसे सवर्ण हो गए, अति पिछड़े हो गए, दलितों में चिराग पासवान है, मांझी हैं, कुशवाहा हैं, आप इन सबों को जोड़ दें तो एक बड़ा मजबूत गठजोड़ बनता है। तो यानी दोनों मोर्चे पर, मुद्दे के मामलों में कहें, परसेप्शन की बात कहें, या फिर सामाजिक समीकरणों के लिहाज से कहें, दोनों मोर्चे पर मोदी के अलावा भी कोई और नाम सुन रहे हैं आप? कोई तेजस्वी की बात कर रहा हो, कोई राहुल गांधी की बात कर रहा हो? नीतीश, देखिए, मोटे तौर पर जो आरजेडी का वोट बैंक है एमवाई, यदि आप उससे बात करें तो आपको जरूर उस तरह की बातें सुनाई देंगी, लेकिन एमवाई से सिर्फ बात नहीं बनने वाली है उसमें। इसलिए इस बार एक जोड़ने की कोशिश हुई।
कुशवाहा तबके को इस बार ज्यादा टिकट दिया गया। आज जिन 4 सीटों पर बिहार में वोटिंग हो रही है उनमें 2 सीटों पर आरजेडी ने कुशवाहा उम्मीदवार उतारा है। लेकिन नवादा में आप देखिए, जब कुशवाहा को वहां आरजेडी ने उतारा तो वहां आरजेडी के जो पुराने नेता थे राजवल्लभ यादव, उनके परिवार के लोग खड़े हो गए और यादव वोट, वहां से जो खबरें आ रही हैं वो काफी संख्या में कट रहे हैं। तो कुशवाहा को जोड़ने की कोशिश के चक्कर में यादव वोट जो है वो किस तरह से अलग हो गया, तो एक तरह से बात बराबर हो गई है। तो जरूर जो कोशिश उधर से भी हुई है कि अपने सामाजिक समूह को बड़ा किया जाए, तो साफ तौर पर जो विभाजन है, चाहे वो जाति के आधार पर हो या मुद्दों के आधार पर हो, वो साफ तौर पर दिखाई देता है। और गया में भी मैं अब आज देखिए तमिलनाडु की नीतीश शुक्रिया आपका। अभी आज तमिलनाडु की सारी सीटों पर वोटिंग हो रही है। तमिलनाडु के अंदर जो वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जो कोयम्बटूर की सीट बड़ी हॉटली कंटेस्टेड है, जहां से बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है अन्नामलाई, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। टी राघवन के पास मैं जाना चाहता हूं। उन्होंने तो ये आरोप लगाया कि मुझे मेरा चुनाव हरवाने के लिए डीएमके ने 1000 करोड़ रुपया खर्च किया है। राघवन जी बिल्कुल, ये आरोप, इन आरोपों के बीच अगर आप कोयम्बटूर अर्बन की बात कर लें सौरभ, जहां पर मैं लगातार विजिट कर रहा हूं अलग अलग बूथ पे, जो बूथ एजेंट्स सबसे ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं, जो टेबल सबसे ज़्यादा बिजी दिख रही है वो बीजेपी की है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इशारा किस तरफ हो रहा है। अर्बन की मैं बात कर रहा हूं। साथ ही अभी जो यहां पर पता चला है बहुत कुछ देर पहले कि 40% वोटिंग यहां पर हो गई है। पिछली अगर 2019 की तुलना करें तो उस वक्त यहां पर तकरीबन 30 से 31% वोटिंग हुई, तो 10% की वोटिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है। और यहां पर लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये ज़्यादा वोटिंग जो है वो अन्नामलई के पक्ष में हो रही है। हालांकि अन्नामलई ने जब उन पर यह कहा गया, क्योंकि 81 करोड़ रुपये ऐसा बताया गया कि 81 लाख रुपया माफ़ कीजिएगा कि बीजेपी के एक बूथ एजेंट से मिला, तब उन्होंने इस बात पर यह जवाब दिया जिसका आपने जिक्र किया, कि उन्होंने कहा कि अगर एक पैसा, अगर कोई एक अधिकारी मीडिया के सामने ये प्रूफ कर दे कि एक पैसा मेरी तरफ से किसी को दिया गया है तो मैं उसी वक्त राजनीति छोड़ दूंगा। ये इस कन्विक्शन के साथ वो इस चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं कि वो एक बदलाव लाना चाहते हैं, और यहां पर लोगों के बीच, कम से कम कोयम्बटूर शहर में, वो बदलाव साफ साफ देखने को मिल रहा है। सौरभ जी ठीक।